हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। आइए शुरुआत करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री थ्रू मैप्स एंड टाइमलाइंस पार्ट 9 की। लेकिन पार्ट 9 को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। एज वी ऑल नो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 60 डेज जो हैं वो बच गए हैं, लेस देन 60 डेज एक्चुअली। एंड अभी भी यहाँ पर अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2020 प्रीलिम्स, मेंस, 2021 प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल एज 2022 के भी अगर आप एस्पिरेंट हैं तो भी आप यहाँ पर अनअकैडमी प्लस के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के बहुत से सब्सक्राइबर्स जो हैं उनका इस साल आप देख सकते हैं रैंक भी आया है। यहाँ पे 10 से लेकर एक तरीके से हर एक ही यहाँ पे जो डिजिट है उसमें आपको यहाँ पे रैंक देखने को मिल जाएगी। सो यस, यहाँ पे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है वो आप भी ले सकते हैं और इससे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। यहाँ अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन से आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड बैचेस है, स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर सेपरेट कोर्सेज हैं, लेट नाइट बैचेस हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, 100% सिलेबस जो है वो कवर किया जाता है, वेरियस ऑप्शनल्स के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग सीरीज है, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, ये सब आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलते हैं। ये कुछ अपकमिंग बैचेस हैं, जैसे कि 2021 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बाइलिंगुअल बैच 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से यूपीएससी सीएससी 2021 हिंदी में है, ये पूरी तरीके से लक्ष्य यूपीएससी सीएससी, और ये भी 10 अगस्त से शुरू हो रहा है। एंड देन एक्सपेंडिशन यूपीएससी सीएससी 2021 ये इंग्लिश में बैच है जो 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप 2021 के एस्पिरेंट्स हैं तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं जो 10 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, और उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसके साथ साथ मिशन 2020 अल्टीमेट प्रीलिम्स क्रैश कोर्स एंड मिशन मेंस 2020 अगेन क्रैश कोर्स, ये दोनों ही क्रैश कोर्सेज बाइलिंगुअल है, 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट 19 अक्टूबर से मेंस वाला 2020 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप रीविजिट 10 रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है वो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का भी है। इसके साथ साथ यहाँ T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज को एनरोल करना ना भूलें अनअकैडमी प्लस पर जाकर। ये प्लस एज वेल एज नॉन प्लस लर्नर्स सभी के लिए है। ये कुछ बाकी के YouTube चैनल्स हैं, जैसे कि अनअकैडमी आर्टिकुलेट, अनअकैडमी यूपीएससी करंट अफेयर्स, अनअकैडमी लक्ष्य यूपीएससी सीएससी, अनअकैडमी एक्सपेंडिशन यूपीएससी सीएससी, एज वेल एज टेलीग्राम चैनल, एज वेल एज फेसबुक लिंक। तो यहाँ पे आप इन सभी को ज्वाइन करके कनेक्टेड रह सकते हैं अनअकैडमी के साथ और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे मॉड्यूल की, जिसमें हम बात करेंगे जैनिज्म के बारे में। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस जो मॉड्यूल हमारा रहा उसमें हमने बुद्धिज्म के बारे में बात की। एक तरीके से जैसे जैसे ब्राह्मणिज्म बढ़ता जा रहा था, वर्ण सिस्टम, जाति प्रथा जो है वो रिजिड होती जा रही थी, उसी के ऑपोजिशन में कुछ दूसरी फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स भी हो रही थी, और उनमें से एक बुद्धिज्म हम कवर भी कर चुके हैं। मतलब कि अगर आपको ये टाइमलाइन याद हो तो इसमें हमने काफ़ी बेहतर तरीके से देखा कि कैसे मगध पर जब हरण्यक डायनेस्टी रूल कर रही थी, कैसे नॉर्थ वेस्ट से जब पर्शियंस अटैक कर रहे थे, उसी समय में गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ है। उन्होंने यहाँ पर निर्वाण भी प्राप्त किया और उससे जुड़ी हुई नॉलेज को लोगों से बांटा भी। कैसे बुद्धिज्म अपने आप में एक फ़िलॉसफी थी, लेकिन लोगों ने इसी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को मोल्ड करना स्टार्ट किया, और कैसे यही फिलॉसफी रिलीजन यानी कि धर्म बन गई। आज हम बात करेंगे जैनिज्म के बारे में, जो कि काफ़ी हद तक बुद्धिज्म की ही कंटेम्प्रेरी रहा है। लेकिन अगर मैं बुद्धिज्म के मुकाबले जैनिज्म की बात करूं तो जैनिज्म ज़्यादा पुरानी फिलॉसफी है। यानी कि जैनिज्म के जो संस्थापक थे यानी कि फाउंडर थे, उनका नाम ऋषभ देव था, और वो यहाँ पर गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी नहीं रहे हैं। जैनिज्म बहुत पुरानी फिलॉसफी थी जो कि सोसाइटी में पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी अगर कोई रहा तो वो थी वर्धमान महावीर, यानी कि ये 24th तीर्थंकर थे जैनिज्म में। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दिस तीर्थंकर वर्ड। जैनिज्म में तीर्थंकर शब्द का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। तीर्थंकर आखिर क्या है? तीर्थंकर वर्ड जो है वो एक गाइड, गुरु या टीचर के लिए यूज़ होता है। तीर्थंकर वो जो कि रास्ता दिखाए। जैनिज्म, जैसे कि मैंने आपको कहा, पहले से ही एग्जिस्टिंग फिलॉसफी थी सोसाइटी में, तो इस पर्टिकुलर फिलॉसफी में लगभग 24 तीर्थंकर रहे हैं।
यानी कि गुरु रहे हैं। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव एंड 23rd तीर्थंकर जो हैं वो थे पार्श्वनाथ। उसके बाद जो आखिरी और 24th तीर्थंकर रहे वो थे वर्धमान महावीर, यानी कि महावीर भगवान, जो कि गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी भी रहे हैं। तो आप यहाँ पे टाइमलाइन में देख भी सकते हैं कि 540 बिफोर कॉमन एरा में ही वर्धमान महावीर जो है उनका यहाँ पर जन्म हुआ वज्जी में। मतलब कि वैशाली जो है, वैशाली जो एरिया है, बिहार का जो इलाका है, वहाँ पर ही जनत्रिका नाम का एक संघ था जिसमें इनका जन्म हुआ। इनके फादर जो थे, इनके पिता जो थे, उनका नाम सिद्धार्थ था और ये भी क्षत्रिय वर्ण से ही आते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय वर्ण से थे, लेकिन उन्होंने फिर सन्यासी जीवन जीना शुरू किया। यहाँ पर इसी तरीके से वर्धमान महावीर जो हैं, भगवान महावीर जो हैं, वो भी यहाँ क्षत्रिय वर्ण से ही आते हैं, लेकिन वो 30 साल की उम्र में अपने घर को त्याग देते हैं। उन्हें जैनिज्म बहुत अट्रैक्टिव लगता है और वो खुद भी जैन बन जाते हैं। यहाँ पे तीर्थंकर कहलाए हैं वो, और उनकी टीचिंग्स जो हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन 30 साल की उम्र में घर को त्यागने के बाद वो 12 साल यहाँ से वहाँ भटकते रहे एंड 42 की एज में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण जो वर्ड है उसका मतलब एक तरीके से वो एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें आपको अल्टीमेट रियलिटी, जीवन की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि आखिर सत्य क्या है। बुद्धिज्म में इसी स्टेज को निर्वाण कहा गया है, वहीं जैनिज्म में इस स्टेज को कैवल्य कहा जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस वर्ड को स्पेल करके बताएं, कैवल्य कैसे लिखते हैं। कैवल्य वर्ड को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये कैवल्य वर्ड जो है वो केवल शब्द से आता है। केवल का मतलब होता है ओनली। ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ जब आपकी सोल जो है वो रह जाए, बाकी किसी तरह की अटैचमेंट उससे ना हो। इवन यहाँ पार्श्वनाथ जो हैं उन तक अगर बात करें, 23 तीर्थंकर्स की बात करें, तो उन्होंने हर चीज़ को त्यागने के बारे में कहा। यानी हर चीज़ को, यहाँ पर हर तरह की अटैचमेंट को ख़त्म करने के बारे में कहा। सिर्फ और सिर्फ इतना ज़रूर उन्होंने कहा कि आप अपनी बॉडी को कवर रखें। लेकिन वर्धमान महावीर जो हैं उनका ये भी कहना था कि अगर आप वाकई में उस अल्टीमेट लेवल पर पहुँचना चाहते हैं, उस कैवल्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपने वस्त्रों का, आपको अपने कपड़ों का भी त्याग करना होगा। तो ये सारी जो लेटर डेवलपमेंट्स हैं वो भगवान महावीर के द्वारा ही की गई। आइए देखते हैं कि भगवान महावीर जो हैं उनकी और कौन कौन सी टीचिंग्स थी। सबसे पहले तो जैनिज्म जो है उसमें 5 महाव्रत होते हैं। यानी कि अगर आप जैनिज्म को अपनाते हैं तो आप यहाँ पे जैन मॉन्क, जैन भिक्खु या भिक्खुनी कहलाएंगे और आपको ये 5 जो महाव्रत हैं ये पूरे करने होंगे। इसमें सबसे पहले है डू नॉट कमिट वायलेंस, यानी कि अहिंसा। आप किसी तरह की हिंसा नहीं कर सकते। डू नॉट स्पीक अ लाई, यानी कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको हमेशा सत्य ही कहना होगा। डू नॉट स्टील, अचौर्य, आप यहाँ पर चोरी नहीं कर सकते। डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, अपरिग्रह, यानी कि आप यहाँ किसी तरह की प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते, किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं रह सकते, उसे भी आपको त्यागना होगा। इसके बाद ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, यानी कि ब्रह्मचार्य जीवन जीना। अगर मैं इन 5 महाव्रतों की बात करूं तो इन 5 महाव्रतों में से 4 महाव्रत जो हैं वो 23 तीर्थंकर्स ने दिए और 5वां जो महाव्रत है वो ऐड किया भगवान महावीर के ही द्वारा। इसके साथ साथ जैनिज्म जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो जैनिज्म जो है वो यहाँ पर त्रिरत्न के बारे में भी बात करता है। त्रिरत्न यानी कि वो 3 तरीके जिसके जरिए आप कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला है राइट बिलीफ, यानी कि सम्यक दर्शन। यहाँ जितने भी तीर्थंकर्स हैं उनकी जो टीचिंग्स हैं उनके ऊपर पूरा विश्वास होना। अगर आप उन पर पूरा विश्वास रखते हैं, उनकी टीचिंग्स पर पूरा विश्वास रखते हैं, तो आप कैवल्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। उसके बाद राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, यानी कि सही ज्ञान होना, किसी भी चीज़ का सही ज्ञान होना। राइट कंडक्ट, यानी कि सम्यक चरित्र, आपके जो एक्शंस हैं, आपका जो चरित्र है वो एकदम सही होना चाहिए, वो किसी और व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए। अगर मैं बुद्धिज़्म में देखूं तो बुद्धिज़्म में 8 फोल्ड पाथ में भी इसी तरह की कुछ राइटियस चीज़ों के बारे में बात की गई है। वैसे ही जैनिज्म में भी ये जो 3 ज्वेल्स हैं, त्रिरत्न जो हैं, वो जैनिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़
जो कि पूछी जाती है ऑब्वियसली अगर यहाँ देखा जाए, तो वो ये है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में फ़र्क क्या है। ऑब्वियसली ये फिलॉसफीज़ हैं, इनको प्रपोज इस मकसद से नहीं किया गया था कि यहाँ किसी नए धर्म की स्थापना की जाएगी। ये सिर्फ आइडियाज़ थे इन टीचर्स के, इन फिलोसोफर्स के, जो कि उन्होंने लोगों के सामने रखे, लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और फिर इसे अपने जीवन का पार्ट बनाया और धीरे धीरे करके फिलॉसफी रिलीजन बन गई। तो आप देख सकते हैं कि जिस समय में मगध बहुत ही बड़े तरीके से हर तरफ एक्सपेंड हो रहा था, पर्शियंस अटैक कर रहे थे, उस समय में ये दो फिलॉसफी सामने आ रही हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म। अगर मैं इनके बीच में डिफरेंस की बात करूं तो बुद्धिज्म जो है वो वर्ण सिस्टम को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है। वहीं जैनिज्म में साफ कहा गया है कि अगर आपका जन्म किसी पर्टिकुलर वर्ण में होता है तो उसके पीछे का कारण है आपके पिछले जन्म के कर्म। यानी अगर आप क्षत्रिय या ब्राह्मण वर्ण में वाकई में जन्म लेना चाहते हैं तो आपको इस प्रेजेंट लाइफ में अच्छे कर्म करने होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जैनिज्म जो है उसमें गॉड का कंसेप्ट भी है, यानी कि देयर इज समवन सिटिंग ओवर देयर जो कि सारे डिसीजंस ले रहा है, सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर तय कर रहा है। एंड इसी वजह से यहाँ पे गॉड का कंसेप्ट है, जबकि बुद्धिज्म में या गौतम बुद्ध जो है उन्होंने किसी तरह की मेटाफिजिकल एनर्जी, किसी तरह की एक्सटर्नल एजेंसी या गॉड के बारे में कोई बात नहीं की है। यहाँ जैनिज्म में गॉड का कंसेप्ट तो है, लेकिन गॉड से भी ऊपर अगर किसी को माना गया है तो वो है जिन्न। जिन्न वो जो कि एक तरीके से हर चीज़ के ऊपर जीत हासिल कर चुका है, माइजरी पर भी, हैप्पीनेस पर भी, सौरों पर भी। यानी कि ये सभी तीर्थंकर जो है वो जिन्न भी कहलाते हैं और जिन्न जो है उसका स्टेटस यहाँ पे गॉड से ऊपर रखा गया है जैनिज्म में। जैनिज्म और बुद्धिज्म में इन्हीं डिफरेंसेस के कारण जैनिज्म बुद्धिज्म के मुकाबले इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि ये वर्ण सिस्टम को पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं करता था। हाँ, ये बात ज़रूर सच है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों में ही यहाँ पे जो भी टीचिंग्स थी, जो भी आइडियाज़ थे, उन सभी को पाली और प्राकृत जैसी भाषाओं में ही फैलाया गया। और ये पाली और प्राकृत जैसी भाषाएं लोगों में अगर हम कहें तो आम भाषा थी, और आम भाषा लोगों की जो आम भाषा है उसी में लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश की गई। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में ही आप संघ सिस्टम ज़रूर देखेंगे, जिसमें यहाँ पर लोग एक साथ मिलकर, मॉन्क्स और नन्स एक साथ मिलकर रहते थे और यहाँ पर राइटियस एक्शंस किया करते थे। सो ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल था इसमें हमने बात की जैनिज्म के बारे में। एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज अगर इस पर्टिकुलर फिलॉसफी को किसी ने किया है तो वो वर्धमान महावीर ही थे, जिनका जन्म 540 बिफोर कॉमन एरा में हुआ और उनकी मृत्यु जो है वो 468 बिफोर कॉमन एरा में होती है। एंड यहाँ पे एक तरह से 72 की एज में भगवान महावीर जो है उनकी मृत्यु हुई। हालांकि गौतम बुद्ध और भगवान महावीर की मृत्यु हरण्यक डायनेस्टी के दौरान ही हुई, लेकिन बुद्धिज्म जो है आगे भी बहुत सालों तक, जैनिज्म भी आगे बहुत सालों तक आपको भारत में पनपता हुआ देखने को मिलेगा, फैलता हुआ देखने को मिलेगा। इवन आज के भारत की अगर हम बात करें, जैनिज्म उस समय इतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन बुद्धिज्म के मुकाबले आज भारत में आपको ज़्यादा जैन देखने को मिलेंगे। सो इसके पीछे का क्या कारण है उसको भी हम आने वाले मॉड्यूल्स में लेवल 2, लेवल 3 में डिस्कस करेंगे। तो आज के मॉड्यूल में इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे जैनिज्म जो है उसके जो भी टीचिंग्स हैं उसके ज़रिए आप अपने जीवन में किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड क्या आपको लगता है कि पंच महाव्रत जो जैनिज्म में दिए गए हैं उन्हें एक तरीके से फॉलो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है? शायद ये भी एक कारण हो सकता है बुद्धिज्म के मुकाबले जैनिज्म का कम पॉपुलर होने का, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो जैनिज्म में पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं होते हैं। जैन जो हैं वो पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करते हैं, इंसेक्ट्स की हत्या नहीं कर सकते, उसे भी अहिंसा के बराबर माना गया है। आपने जैन मॉन्क्स के मुंह पर वाइट कलर की पट्टी देखी होगी, उसके पहनने का पीछे का कारण ये है कि सांस के ज़रिए कहीं कोई मक्खी या कोई दूसरा इंसेक्ट मुंह में ना चला जाए और उसकी मृत्यु ना हो जाए। इवन वो भी अहिंसा के बराबर माना गया है। यानी बुद्धिज्म के मुकाबले जैनिज्म जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा रिजिड थे और काफ़ी हद तक यहाँ पे इस वजह से भी जैनिज्म की ओर लोग थोड़े कम अट्रैक्ट हुए।
तो इन्हीं फ़िलासफ़ीज़ को हम आगे देखेंगे, आगे के आने वाले किंगडम्स पर क्या असर पड़ा इन फ़िलासफ़ीज़ का, उनको भी थोड़ा सा देखेंगे। एंड अगर ये सेशन पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए रीविजिट 10 रेफरल कोड जो है उसका यूज़ ज़रूर करें, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।